नमस्ते। बातचीत के हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत। जैसा आप देख पा रहे हैं, आत्मजीत सर हमारे साथ मौजूद हैं। आत्मजीत सर, आपका स्वागत है। कई सारी चीजें हैं सर सियासत में इस समय पर, जैसा अगर बात की जाए तो इस समय चीजें चल रही हैं कुछ पीछे से। अगर हम बात करें सियासत की, तो चंडीगढ़ में एक ट्रेलर देखा गया, एक जो वीडियो वायरल हुआ उसको लेकर के काफी कुछ चर्चा हुई। फिर इस बीच में बनारस में जिस तरीके की का निर्णय एक आता है कोर्ट का, फिर हाई कोर्ट भी उस फैसले को बरकरार रखती है। ज्ञानवापी में जो तहखाने में पूजा अर्चना को लेकर के जिस तरीके की इजाजत मिल जाती है, इसके साथ साथ नीतीश कुमार का जाना जो है वो लगातार चर्चा में है। और साथ ही साथ बिहार की सियासत जो है वो अभी फिलहाल उसमें जो बदलाव हुआ है उसके बाद भी अभी बड़े बदलाव के दावे लगातार किए जा रहे हैं। जिस तरीके से कांग्रेस ने भी अब जीतन राम मांझी पर एक बड़ा दांव खेल दिया है। उनको वो कहाँ भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में 2 मंत्री बनाए जाने की मांग लेकर के घूम रहे हैं, और इधर दूसरी तरफ से उनको सीधे मुख्यमंत्री बनाए जाने का ऑफर दे दिया गया है। तो इस तरीके के एक के बाद एक लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से लेकर के अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो है वो क्राइम ब्रांच का शिकंजा कसे जाने तक तमाम सारे सियासी हलचल हो रहे हैं। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार दम भर रही है, अब की बार 400 पार। तो ये जो है वो कितना हकीकत है, कितना दावा है, ये इन सारे मुद्दों पर बात होगी। आतमजीत सर, मैं शुरू करूं आपसे एक बड़ी घटना पर, जैसा जो लाल कृष्ण आडवाणी को लेकर के जिस तरीके का एक सामने आया कि भारत रत्न इनको दिया जा रहा है। कितना महत्वपूर्ण है ये, खास करके तब जब लोकसभा का चुनाव सामने खड़ा है और दूसरी तरफ राम मंदिर के उद्घाटन में लाल कृष्ण आडवाणी जी को आने के लिए मना कर दिया गया था। ओपनली चंपत राय की तरफ से मना किया गया था बकायदा। जी, इसमें कहीं ना कहीं जो है बीजेपी का पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, और इसके बारे में चर्चा तमाम अपोजिशन पार्टीज के लोग भी कर रहे हैं कि कहीं वोट बैंक जो है वो बीजेपी का सरक ना जाए। और वोट बैंक को चिंतित लेकर जिस तरीके से आपने देखा कुछ दिन पहले 22 तारीख के प्राण प्रतिष्ठान के बाद 24 तारीख को कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की बात की गई। सामाजिक न्याय का मुद्दा, जो इंडिया अलायंस का मुद्दा था, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक, वो सामाजिक मुद्दे को हाईजैक करने के लिए उन्होंने कर्पूरी ठाकुर को पहले भारत रत्न देने की बात की। और उसका धन्यवाद जब नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी को किया तो उसके दूसरे दिन ही नीतीश कुमार चलते बने, 12 बजे रिजाइन किया और उन्होंने कहा 4 बजे मेरी ओथ सेरेमनी है। गवर्नर के साथ पूरी बातचीत हो गई, उनका समर्थन पत्र उनको पहले ही मिल चुका था। और यही जब झारखंड के हेमंत सोरेन को ईडी की इंक्वायरी में बुलाते हैं 31 तारीख को, तो वो जब 29 तारीख को अपनी विधायक मंडल की मीटिंग में ये तय करते हैं कि उनके चंपक सोरेन जो हैं वो सीएम बनेंगे झारखंड के, और सर्वसम्मति से विधायक दल में बैठक में मीटिंग में तय हो जाता है, तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को भेजा जाता है एक दिन पहले कि ढूंढो वो आदमी कहां, उसको पकड़ के लाओ, क्योंकि अगर सरकार बन गई तो हम प्रेसिडेंट रूल कैसे लगाएंगे। जहां जहां भारत जोड़ो यात्रा जा रही, आपने देखा भारत जोड़ो असम गई, वहां पे आपने देखा किस तरीके से असम के जो सीएम थे हेमंत शर्मा बिस्वा, उन्होंने सब अपने आधिकारिक काम छोड़कर, एक प्रदेश का सीएम वो डंडा लेके पीछे पीछे घूम रहा है यात्रा के। ऐसा क्या डर हो गया भारत जोड़ो न्याय यात्रा से उनको। और जिस तरीके से उन्होंने अपने लोग भेज के पहले उसको डिसरप्ट करने की कोशिश की, गाड़ियां तोड़ी गई, रूट हटाए गए, मंदिर में नहीं जाने दिया गया। 22 तारीख के प्राण प्रतिष्ठान जब चल रहे थे वहां पे अयोध्या में, तो उनको वहां पे एक अनुष्ठान में जाने से जो है मना कर दिया गया राहुल गांधी को। और उसके बाद वो यात्रा जब असम और मणिपुर होते हुए, मेघालय होते हुए, जब वो बिहार में एंटर कर, मतलब वेस्ट बंगाल में एंटर करती है, तो वहां पे ममता जी से कहलवाया जाता है कि हम अपने अलायंस में जो है इंडिया अलायंस को फॉलो नहीं करेंगे और अपनी सीटें सारी खुद लड़ेंगे। हालांकि उनका राजनीतिक फैसला था, पर उसको भी कहा जाता है देखिए देखिए ममता जो है वो अब इंडिया गठबंधन से अलग हो गई। अफवाहें उड़ाई जाती हैं जब वो कूच बिहार में, जब 26 तारीख के प्रोग्राम में रेस्ट डे होते हैं 2 दिन, तमाम तरह से ये ट्रोल आर्मी और बीजेपी का जो आप कहते हैं कि सोशल मीडिया जो प्रोपेगेंडा है, वो पूरा इंडिया अलायंस को ध्वस्त करने में लग जाता है। और अभी तो बिहार की धरती में किशनगंज में वो एंटर नहीं किए और वहां सरकार बदल दी जाती है नीतीश कुमार की। क्या उनके पास प्रेशर था जो उनको छोड़ना पड़ा। और नीतीश कुमार को तो छोड़िए, जेएमएम जो कांग्रेस के अलायंस में 47 एमएलए के साथ अपनी सरकार बनाए हैं, और इनके पास नंबर नहीं है रिक्वायर्ड,
वो उनको समर्थन पत्र देने के बावजूद गवर्नर जो है वो 24 घंटे लगा देते हैं उनको बुलाने के लिए कि शायद कोई 12-15 एमएलए की हॉर्स ट्रेडिंग हो जाए। तो ये तो बड़ी बेशर्मी से सरकार चलाई जा रही है, सरकार पलटी जा रही है। और जहां तक रही आडवाणी साहब की बात, 1992 में जब बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया कारसेवकों द्वारा, आडवाणी साहब, मुरली मनोहर जोशी साहब वहां मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट ने उनको क्लीन चिट दी थी। अब क्लीन चिट देने के बाद आडवाणी जी को अगर भारत रत्न दिया जा रहा है, वो भी उनके परम शिष्य मोदी जी द्वारा, तो इस पे तो किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। पर हाँ, जो देश की डेमोक्रेसी लोकतंत्र में बिलीव करते हैं, जो देश के सामाजिक ढांचे बाचे को समझते हैं, जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं, जो सेक्युलर नेचर की, जो इस देश में धर्मनिरपेक्षता में बिलीव करते हैं, सर्वधर्म संभाव में बिलीव करते हैं, आइडिया ऑफ इंडिया में बिलीव करते हैं, वो इसके खिलाफ होंगे। उसके खिलाफ इसलिए होंगे इसलिए कि आडवाणी जी ने 1992 में कानून तोड़कर मस्जिद तोड़वाई। उनकी इंटेंशन जो थी वो आइडिया ऑफ इंडिया की नहीं थी, वो आइडिया ऑफ इंडिया को डिसइंटीग्रेट करने की, उसको विध्वंस करने की थी। और जो हिंदुस्तान जिस आइडिया पे, जिसपे हमने आजादी की लड़ाई लड़ी, जिसपे देश के परवाने वो किसी जाति के या किसी धर्म के नहीं थे, उन्होंने कुर्बानियां दी। उनकी कुर्बानी का अगर आप मजाक उड़ा के उस आइडिया ऑफ इंडिया को आप छेड़ते हैं, उस एजुकेशन को आप फेल करते हैं जिसमें कहा जाता है कि सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, तो ये एक बड़ा सीरियस मैटर हो जाता है। आडवाणी जी को भारत रत्न देना एक बहुत छोटा विषय है, पर वो क्यों दिया जा रहा है, उस आइडिया ऑफ इंडिया को ध्वंस किया जा रहा है, उस सेक्युलर ढांचे को खत्म किया जा रहा है, ये बड़ा मामला है। जी राम जी। सर, नीतीश कुमार का जिक्र आया, बिहार की बात भी उसमें आई। नीतीश कुमार के जाने के बाद इंडिया गठबंधन के जो रास्ते हैं, चूंकि उनको संयोजक बनाने की बात हो रही थी, जो दल कांग्रेस के साथ नहीं आना चाह रहे थे उनको भी वो लेकर के आए थे, जो इंडिया गठबंधन के रास्ते हैं वो मुश्किल होते हुए दिखेंगे, मुश्किल है हो रहे हैं, या फिर उनके चले जाने से काफी कुछ तस्वीर जो है वो क्लियर हो जाएगी और उनकी राह कहीं ना कहीं आसान हो जाएगी, चाहे जो भी फॉर्मूला हो, सीटों का बंटवारा हो, तमाम मुद्दे हों, संयोजक बनाए जाने से लेकर के और दूसरे जो चेहरे की बात हो रही थी, ये सारी चीजों में मुश्किलें आएंगी या और ज्यादा आसान हो जाएगा ये सब कुछ, सारा फैसला? देखिए, किसी भी संघर्ष में रास्ते कठिन होते हैं, राहें डगमग होती हैं, कांटों से बड़ा झाड़ होता है। आपको इन सब चीजों को सामना करना ही पड़ेगा। अगर आप राजनीतिक विषय पे दिशा परिवर्तन जो इस देश में हुई है, देश में जो उल्टी हवा चल रही, उससे अगर आपको पब्लिक की धारणा को चेंज करना है, देश के संविधान को बचाना है, देश की राजनीतिक दिशा जो गलत रास्ते चली गई है, आपने देखा ज्ञानवापी में भी क्या हुआ। मतलब सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को भी पालना नहीं किए जाते। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का जो है उसकी भी अवहेलना की जाती है। और देश के संसद में बैठ के ये जो मॉब लिंचिंग हो रही है, पहले वो मॉब लिंचिंग हुई गाय के नाम पर, उससे पहले राइट्स के नाम पर, और अब वो मॉब लिंचिंग जो है पार्लियामेंट से हो रही है। ये कहा जाता है कि फलाने ऑपोजिशन के मेंबर जो हैं वो देश को बांटना चाहते हैं, देश का विभाजन करना चाहते हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जो विभाजनकारी नीतियां आरएसएस और बीजेपी ने पिछले कई दशकों से दिखाई, और सरकार बनते ही पिछले 10 साल में ये बात क्लियर हो गई कि इस देश की पॉलिटिक्स और इस देश की जो सामाजिक दृष्टिकोण है वो बदल जाएगा, देश की परसेप्शन बदल जाएगी, और देश का डेवलपमेंट मॉडल की डेफिनेशन बदल जाएगी, और हमारी और आपकी सोच बदल जाएगी। नहीं बदलेगी तो चिप डाल दी जाएगी। तो ये जो चेंजेस, जो स्ट्रक्चरल चेंजेस, बेसिक स्ट्रक्चर पे जो अटैक हुआ है देश के संविधान के, और स्ट्रक्चरल चेंजेस जो लेके आए जा रहे हैं, जो अगले 24 साल की 2047 का विकसित भारत का रोड मैप दे रहे हैं, ये और कुछ नहीं, ये हम लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। हमारे बच्चों की किताबें बदली जा रही हैं, हिस्ट्री बदली जा रही है इस देश की, और इसमें उन सब शक्तियों का साम दाम दंड भेद, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इसमें प्रलोभन। आपने जितिन मांझी का जिक्र किया, पहले कह रहे थे कि एक 4 एमएलए की पार्टी है, एक मिनिस्टर बन गया है,
और वो चाहते हैं एक और बन जाए। तो ये जो लोगों को हॉर्स ट्रेडिंग करके 4-4 5-5 एमएलए को खरीद के उनकी पार्टियों के सीएम बनाए जाते हैं, या उन पार्टी के लोगों को प्रमुख चीजें दे दी जाती। नीतीश कुमार जैसे नेता जो सामाजिक न्याय की बात कर रहे थे, इंडिया अलायंस को इकट्ठा करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान था, तो ऐसी क्या आन पड़ी कि उनको सामाजिक न्याय को छोड़कर और धार्मिक न्याय की तरफ जाना पड़ा? क्योंकि बीजेपी पार्टी के पास तो सिर्फ धर्म के नाम पे न्याय करने का उनके पास साधन है। और देश की सुप्रीम कोर्ट और देश की संसद, जो वर्शिप एक्ट है हमारा 1991 का, उसकी अवहेलना हो रही है। ना पार्लियामेंट में उसका जिक्र होता है, ना सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेती है। तो जब देश की विधायिका ही देश की मॉब लिंचिंग में आ जाए और देश के सांसद और अपने ही सांसद को कहे तुम तो नॉर्थ और साउथ का डिवाइड कर रहे हो, तुम तो देश बांटने की कोशिश कर रहे हो, तो ये पॉलिटिक्स अपनी चरम सीमा पर और देश की राजनीति अपने न्यूनतम स्तर पर। जब राजनीति न्यूनतम स्तर पर हो और वोट बैंक पॉलिटिक्स चरम सीमा पर हो, तो उसके बीच का जो गैप है उसमें कुछ भी हो सकता है। एवरीथिंग इज अ पॉसिबिलिटी, अब तो ये नजर आता है। जी राम प्रकाश जी। और सर एक नारा जो चलता था कि मोदी हैं तो मुमकिन है, उसका असर तो अब काफी हद तक जो है खत्म होता हुआ देखा जा रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार दावे कर रही है कि अब की बार 400 पार। कितना दम और साथ ही साथ कितना हकीकत दिखाई देता है इस तरीके के नारे में, इस तरीके के दावे में? देखिए, जब लॉकडाउन हुआ था तो आपने देखा किस तरीके से किसान आंदोलन में सोशल मीडिया पॉपुलर हुई। जो खबर मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाता था, जिसकी टीआरपी की बातें की जाती थी कि देखिए रिपब्लिक टीवी का कितना टीआरपी है, एनडीटीवी का कितना टीआरपी है, टाइम्स नाउ का कितना टीआरपी है, हिंदी चैनलों के टीआरपी पे लड़ाइयां होती थी और फिर बताया गया ये सब फर्स्ट फिगर्स थी। जब सोशल मीडिया आया तो उसने असली खबर दिखानी शुरू की। उसने वो वीडियोस दिखाए जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं दिखाया जाता। उसने उस किसान आंदोलन को उस दृष्टि से दिखाया जो किसी और दृष्टि से नहीं दिखाया जाता था। तो जाहिर सी बात है, जब लोगों को सच सामने दिखाई देने लगा और सांच को आंच नहीं, तो लोगों ने फिर अपना मुख जो है वो सोशल मीडिया की तरफ कर लिया। अब क्या हो गया है कि मेन स्ट्रीम मीडिया की टीआरपी घट गई है, गोदी मीडिया चैनलों की लोगों को विश्वास नहीं होता है। अब सोशल मीडिया में कुछ लोगों को प्रायोजित किया जा रहा है कि वो ये कहें कि बीजेपी आएगी, 400 एमपी लाएगी। जो अपने आप को सेफोलॉजिस्ट कहते हैं, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट करते हैं, पोल पंडित कहते हैं, वो उन्हीं इंटरव्यूअर्स को इंटरव्यू देते हैं खेत में बैठकर, जो महिला ट्रैक्टर में बैठ के राकेश टिकैत का इंटरव्यू लेती थी किसान आंदोलन के दौरान। और वहां पे हमारे आंदोलन में भी कुछ ऐसे प्रायोजित लोग सरकारी थे जो आज खुल के मीटिंगें करते हैं और उन्हीं नेताओं के लिए वोट मांगते हैं कि बीजेपी के लोगों को वोट दीजिए आप, और उनके खिलाफ खड़े थे पंजाब और हरियाणा के किसानों के साथ। तो ये एजेंसी बिजनेस जो बीजेपी का है, ये सब लोगों को पता है कि कौन बीजेपी का एजेंट है, कौन बीजेपी का एजेंट नहीं। सोशल मीडिया के थ्रू ये बगैर फैक्ट्स के इस तरीके की अफवाहें उड़ाई जाती हैं। जो प्रभुत्व वाले लोग हैं, जिनको लोग फॉलो करते हैं, जिनको लोग ईमानदार समझते हैं, उनके थ्रू कहलवाया जाता है। ये प्रॉपर आरएसएस द्वारा प्रायोजित है। कुछ लोगों को खरीदा जाता है, कुछ लोगों को डराया जाता है, कुछ लोगों के घर पुलिस भेजी जाती है। सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च में हर्ष मंदर है, वो तो नहीं झुके, इसीलिए सीबीआई उनके घर पहुंच गई रेड डालने। पॉलिसी फॉर थिंक टैंक में, सेंटर फॉर रिसर्च एंड थिंक टैंक में आपने देखा प्रबीर पुरकायुस्त के खिलाफ उन्हीं के चक्रवर्ती को खड़ा कर दिया एज एविडेंस, एज विटनेस। लिकर पॉलिसी स्कैम में जब और कोई नहीं मिला तो नायर साहब को खड़ा कर दिया संजय सिंह और मनीष सिसोदिया के खिलाफ। मतलब आपके पास सिवाय ऑपोजिशन के प्रताड़न के, बेरोजगारी पे आप नहीं बोलेंगे, महिला सुरक्षा पे आप नहीं बोलेंगे, बजट पे आप चर्चा नहीं करेंगे, आप कोई भी देश के प्रमुख मामलों पे बातचीत नहीं करेंगे, पर हां, आप मुंह बंद करने के लिए आप सब वो कार्य करेंगे जिससे सच सामने लोगों के नहीं आए। पर सच तो प्रत्यक्ष है, लोगों के सामने आता है। 10 साल की आप इनकी वर्किंग निकाल के देख लीजिए। चाहे इन्होंने
डिमोनेटाइजेशन करके काला धन लाने की बात की हो, जीएसटी इंप्लीमेंट करके संगठित असंगठित क्षेत्र को संगठित क्षेत्र को संगठित क्षेत्र में लाने की बात की हो, किसानों के बिल लाके किसानों की आय दुगनी करने की बात की हो, या 2 करोड़ हर साल नौकरी देने की बात की हो। हर मामले में ये सरकार विफल रही। और अब धर्म उन्माद, सांप्रदायिकता और मॉब लिंचिंग के नाम पर लोगों को डरा धमका पर ये वोट बटोरना चाहती है। और इस तरीके की अवधारणा फैलाई जा रही है कि अब की बार 400 एमपी आएंगे, मोदी जी की जय हो, मोदी जी से बड़ा विश्व गुरु नहीं है। विश्व गुरु वाला काम कौन सा किया मोदी जी ने, आप ही बता दीजिए 2-4 उपलब्धियां मैं समझ जाऊं। राफेल विमान खरीदे गए, वो भी इम्प्रोप्राइटरी सामने आ गई। कोई इन्होंने रशिया यूक्रेन वॉर रुकवा दी, कोई चाइना को लाल आंख दिखा दी, कोई अपने नेबरिंग कंट्री श्रीलंका, नेपाल और मालदीव जो चाइना की तरफ चले गए उनको वापस लाने की चेष्टा की। पाकिस्तान से क्या उन्होंने संबंध अच्छे किए? उनके संबंध सिर्फ या तो पश्चिमी देशों से अच्छे हैं या उन लोगों से अच्छे हैं जो उनकी फॉरेन पॉलिसी में उनको फायदा पहुंचा सके। तो बात यह है, और फॉरेन पॉलिसी भी इनकी फेल हो गई। ईरान हमारा दोस्त था, वो हमसे तो जुदा हो गया, और चाइना ने रशिया की मदद लेकर इंडिया के लिए जो नकारात्मक हालात पैदा कर दिए हैं, हम चारों तरफ से घिर चुके हैं। देश के दुश्मन और देश के बाहर के दुश्मन देश पे आंख बनाए हैं, और मोदी जी कह रहे हैं सब चंगासी। तो इसमें कितना तथ्य है, कितना सच है, कितना झूठ है, ये तो हम लोगों के वोटरों को डिसाइड करना है ना, कि मोदी जी 400 एमपीज के साथ दोबारा सरकार बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। जी राम प्रकाश जी। और सर एक चीज और है, अभी चंडीगढ़ मेयर का चुनाव हुआ और जो एक तस्वीर वहां पर देखी गई, एक वीडियो वहां का खूब वायरल हुआ, एक जो उसमें के अधिकारी महोदय थे उनका बकायदा पेन और बैलेट पेपर के साथ किस तरीके से काम कर रहे थे, वो मेहनत कर रहे थे, वो एक तस्वीर, वो एक वीडियो जो है खूब वायरल हुई। ये जो वीडियो थी, क्या वो माना जाए कि ये केवल एक ट्रेलर था, पूरी जो पिक्चर होगी वो लोकसभा चुनाव होगी? देखिए, ऑपोजिशन पार्टीज में और सिविल सोसाइटी के लोगों में, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स हों, चाहे वो सिविल सोसाइटी के लोग हों, एक तो संदेह की पोजीशन आ गई है कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ी चल रही। तो पन्ना प्रमुख हैं जिनको माल्यार्पण किया जाता है, जिनको फुल टाइम जॉब दे दी गई है बीजेपी में, और जिनका सम्मान जो है वो वहां के लोकल एमएलए और एमपी से ज्यादा होता है, तो कुछ तो उनकी स्ट्रेंथ है। अब क्या वो पन्ना प्रमुख दाई हैं उस एरिया की, जिनको पता होता है किसके घर में कौन है, कौन आज वोट डालने आएगा, कौन नहीं आएगा, किसका बेटा बाहर पढ़ता रहता है, किसके 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 परिवार के लोग जो हैं वोट डालने नहीं जाएंगे क्योंकि वो बाहर गए हुए हैं या वो यहाँ है नहीं। तो होता क्या है कि बैलेट से बात, वोट कराने की बात जो है वो कुछ लोगों से आई, और कांग्रेस ने ये भी कहा, कांग्रेस के दिग्विजय सिंह ने, कि वीवीपैट की काउंटिंग अनिवार्य कर दीजिए, ताकि जो शक शुबा है कि वोट पड़ा कि नहीं पड़ा, और वोट पड़ा तो सही पड़ा कि नहीं पड़ा, वो बातें क्लियर हो जाएंगी। और जो वोट डाल रहा है उसको भी पता होगा कि स्लिप के द्वारा कि मेरा वोट किसको गया। तो उस पे सुप्रीम कोर्ट का आदेश है 2019 के इलेक्शन के बाद, पर उसकी पालना नहीं की गई, क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर की हिम्मत नहीं है मोदी जी के खिलाफ बोलने। सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसे ही मामला है, कुछ जजेस वहां ऐसे अपॉइंट कर दिए गए हैं जो पहले गुजरात के लॉ कमिश्नर थे, अब क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, मास्टर ऑफ रोस्टर जो है वो सीजीआई हैं। बहुत सारे केसेस जो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस के होते हैं वो उन्हीं के कोर्टों में जाते हैं, और उसमें एडजर्नमेंट्स होती रहती हैं। जो जेल में है वो जेल में बंद है। हेमंत सोरेन का केस भी ऐसी कोर्ट में गया, उनको रिलीफ नहीं मिलेगा, किसी को रिलीफ नहीं मिलेगा। तो जब आप संसद से मॉब लिंचर्स को बुलवाना शुरू कर दें और देश की संस्थानों पे ताले लगा दें कि आदमी गुहार लगाए तो किससे लगाए, किससे बात करे वफा की, जो नहीं जानते वफा क्या है। तो बात यह आ जाती है, पीठासीन अधिकारी का जो मामला आप चंडीगढ़ का उठा रहे हैं, पहले तो बीमार पड़ गए, और जब वो आए वोट डलवाने, बड़ा क्लियर था, 15 वोट बीजेपी के पास थे, एक उनका मेंबर पार्लियामेंट था, और चूंकि इंडिया अलायंस गठबंधन हो गया था, आम आदमी पार्टी कांग्रेस के 20 काउंसलर्स थे। हर साल इलेक्शन होता है मेरा डिप्टी मेयर का, और सबने देखा किस तरीके से वो वोटों पे कलम चला रहे थे, और उसके बाद उन्हीं के 8 वोटों को इनवैलिडेट करके उन्होंने बीजेपी का कैंडिडेट जिता दिया। और वोट्स जब किसी ने पकड़े उठाए तो उनसे छीन के वो जिस तरीके से भागे,
जो इनवैलिड वोट थे, तो ये तो दर्शाता है चोर की दाढ़ी में तिनका है। और पीठासीन अधिकारी ने चोरी की भरे कैमरे में, तो 90 करोड़ वोटर जब वोट डालने जाएंगे, या उन 90 करोड़ वोटर में पता नहीं कितने वोटर वोट जेन्युइन होंगे, कितने नॉन जेन्युइन होंगे, तो इसकी बात कौन करेगा? और अगर आप कोर्ट कचहरी जाएंगे तो वहां पे उन्हीं के लोग बैठे हैं, तो सुनवाई होगी तो कहां होगी? मुद्दई भी आपका है और सुनने वाला भी आपका है, जजमेंट देने वाला भी आपका है, तो पब्लिक जाए तो किसके पास जाए? इसीलिए अंधेर नगरी चौपट राजा वाली कहानी है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आतमजीत सर इन महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए। निश्चित तौर पे ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि ये जो एक तस्वीर है वो काफ़ी चिंताजनक है। उसको लेकर के तमाम जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो चिंता जता रहा है कि इस तरीके की चीज़ें अगर होंगी तो चुनाव जो है और जो चुनाव आयोग है वैसी संस्था और इस प्रक्रिया पर विश्वास जो है वो लोगों का कैसे रहेगा, और फिर लोकतंत्र के ऊपर लोग भरोसा कैसे कर पाएंगे, कैसे होगा जीवन यापन लोगों का, ये सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।